मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपनी बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लेकर उसको स्थगित करके इतना बड़ा काम किया है जिसके कारण देश के अंदर जो सामाजिक विघटन की स्थिति निर्माण हो रही थी उसको समाप्त करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण काम किया है। कह रहे हैं कि सामाजिक विघटन से बचा लिया देश, बचा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। छात्र एकता के अंदर सभी वर्ग और बिरादरी के लोग होते हैं, उसमें इस प्रकार का जातिगत भेदभाव पैदा करने की बात करना और उसमें फलां बिरादरी को जोड़ा जाए फलां बिरादरी को न जोड़ा जाए, इस प्रकार की बात सरकारी स्तर पर करना, यूजीसी के स्तर पर करना, ये निश्चित रूप में बड़ा खतरनाक है। इस गाइडलाइन से सवर्णों को प्रताड़ित करने की संभावना तो बढ़ी ही है। हम तो इसको संविधान विरोधी मानते हैं। SC/ST एक्ट के कारण उसका दुरुपयोग भी हुआ है और उससे प्रताड़ित भी हुए हैं। अब जब स्टे हो गया है तो जिन्होंने इस्तीफा दिया था बरेली के सिटी मिनिस्टर अलंकार अग्निहोत्री, अब उनसे क्या कहेंगे कि वापस ले लें इस्तीफा? मैं इसी के पक्ष में नहीं था कि इस्तीफा देना चाहिए। इसी से जुड़ा एक मसला और भी है, वो जब इस्तीफा दिया उनको बरेली के डीएम ने अविनाश सिंह ने बुलाया, वहां जाकर के एक शब्द साला पंडित पागल हो गया। अब ये सब भाषा ये सब भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो बात की भाषा का प्रयोग किया गया ठीक नहीं है। 89 के बाद से यूपी में कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। आपका भी नाम चला था सीएम बनने के लिए, मुझे आपका वो दौर याद है, बहुत चला था आपका। मेरा नाम भी चला था, मेरे लिए कहा भी गया था, लेकिन मैंने एक दूसरे को कहा कि नहीं इनको बना दीजिए। किसको कहा बनाने के लिए आपने? मैंने राजनाथ सिंह जी को कहा कि राजनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन उस समय तो अटल जी ने स्वयं कहा था मुझे कि तुम क्यों नहीं हो सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं अध्यक्ष हूं, राजनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए। वसुधैव कुटुंबकम की बात ब्राह्मण ही कर सकता है, क्योंकि उसके निगाह के सामने बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है। उस दौरान कभी ये नौबत नहीं आई कि ब्राह्मण विधायक बैठक करें? अब बैठक कर रहे हैं, बाटी चौके पर बैठक कर रहे हैं। अनौपचारिक मिलन में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना। पर आपने साइन तो नहीं किया होगा ना पर्ची पे, साइन करो, कौन कौन हाजिर हुआ? नहीं, ऐसा साइन मुलायम सिंह मित्रता को बहुत निभाते थे। उनके पार्टी के एक विधायक ने सदन में कुछ आरोप लगा दिया था हमारे विभाग पर, मेरे ऊपर नहीं, विभाग पर। हमने त्यागपत्र दिया था। मुलायम सिंह जी ने उसको बुलाकर डांटा। अब मुझसे उन्होंने कहा कला जी क्यों आपने इस्तीफा दिया, ये ठीक नहीं होता। ये किस विभाग का मामला जिसपे? ये PWD का था। ऐसे वक्त बदलता है, आपके दौर में आपके विभाग पर एक आरोप लगा और आपने इस्तीफा दे दिया। आज तो PWD में इतने आरोप पे आरोप लग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कल्याण सिंह के पुण्य दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कलराज में से बोलने के लिए खड़े और कलराज की पर्ची समाई जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। जिसने भी किया गलत किया। मैं तो उस समय गड्ढा मुक्त अभियान मैंने चलाया था। हाँ, अभी आप नोएडा में खूब घूमते टहलते होंगे, अभी गड्ढों का क्या हाल है? छोड़िए जाने दीजिए। गड्ढे हैं ये तो मानेंगे, गड्ढे तो है ना। शंकराचार्य जी के साथ हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? चोटियां पकड़कर प्रशासन के लोगों ने उसको बहुत गलत किया। संतों का सम्मान करना चाहिए। हम लोग के समान जमाने में प्रत्यक्ष रूप से मिलकर के हम सदस्य बनाया करते थे, मिलकर आपस में वार्ता के आधार पर सदस्य बनाते थे, रसीद काट करके बकायदे देते थे। प्रत्यक्ष रूप से संवाद न होने के कारण जो आत्मीय भाव आना चाहिए वो आत्मीय भाव नहीं आ पाता है। और इसलिए कभी कभी कार्यकर्ता अनुभव करता है कि हमारी तो बात नहीं हो पा रही है, मोबाइल से हो गई बातों से, मतलब वही बहुत बड़ी चीज हो गई, मिलने का सवाल ही नहीं है। तो ये एक संवादहीनता की स्थिति निर्माण हुई है। कुछ ऐसे लोग भी जुड़ गए हैं जो जानते भी नहीं कि हमारा उद्देश्य क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। अरे हम लोग तो राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानते थे, उसी हिसाब से काम कर रहे थे। अब उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो व्यवसाय का माध्यम बन गया है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस दौर में आप बीजेपी किसी वरिष्ठ नेता के पास बैठे हों और कलराज जी जैसे वरिष्ठ नेता के पास बैठे हों और आप कहें कि यूजीसी पे बात करनी है, तो कलराज मिश्रा ही हैं जो कहेंगे हाँ मैं बात करने को तैयार हूं, हम जिस दौर में इस समय हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसका जो मुख्य विषय है यूजीसी, और कलराज जी वो नेता हैं बीजेपी की नींव से जुड़े रहे हैं जिन्होंने यूजीसी पर खुल करके अपनी बातें रखी हैं बिना किसी लाग लपेट के। एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुआ है,
कलराज जी, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। आपने इशू रेज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इसको फिर से ड्राफ्ट किया जाए और ये ठीक नहीं है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज की है जो हमने तथ्यात्मक आधार पर लोगों के बीच में प्रस्तुत किया था। मैं तो संवैधानिक आधार पर और समाज में इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है उसके आधार पर अपने विचार को व्यक्त किया था और अनुभव किया था कि जिस प्रकार से नियम दिए गए हैं यूजीसी के द्वारा, अगर वो लागू होते हैं तो उसके परिणाम बड़े खतरनाक होंगे, दुरुपयोग की आशंका भी और उसमें जो सवर्ण या आम जन को ये संदेह था कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। धन्यवाद कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को। मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपनी बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लेकर उसको स्थगित करके इतना बड़ा काम किया है जिसके कारण देश के अंदर जो सामाजिक विघटन की स्थिति निर्माण हो रही थी उसको समाप्त करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण काम किया। बात कर रहे हैं कि सामाजिक विघटन से बचा लिया देश, बचा लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल बचा लिया। जिस बात का आक्रोश व्यक्त हो रहा था, सवर्ण और अन्य जो स्थिति पैदा हो गई थी, ये बड़ा खतरनाक खेल था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके निश्चित रूप से इस विभेद को बचाया। तो अब जब स्टे हो गया है तो जिन्होंने इस्तीफा दिया था बरेली के सिटी मिनिस्टर अलंकार अग्निहोत्री, अब उनसे क्या कहेंगे कि वापस ले लें इस्तीफा स्टे होने के बाद? नहीं, मैं इस पर नहीं कुछ बोलूंगा। मैं इसी के पक्ष में नहीं था कि इस्तीफा देना चाहिए था उनको प्रशासन में रहते हुए अपने विचार व्यक्त करना चाहिए था। तो आपने और अपने आधार पर जैसे सहयोग कर सकते हैं करना चाहिए। वैचारिक भिन्नता हो सकती है, उस वक्त व्यक्त कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके इस्तीफा दे दो, ये तो इसे मैंने सीधे सीधे शासन का विरोध है। इसी जुड़ा एक मसला और भी है, वो जब इस्तीफा दिया उनको बरेली के डीएम ने अविनाश सिंह ने बुलाया, वहां जाकर के एक शब्द साला पंडित पागल हो गया। अब ये सब भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो बात की भाषा का प्रयोग किया गया ठीक नहीं है, लेकिन मैसेज खराब जाता है इससे। मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं। कलराज जी, यूजीसी पर आपके जहन में ऐसा क्या आपको लगा, क्या स्ट्राइक किया कि आपको लगा कि नहीं बात कहनी चाहिए? जो 2012 के गाइडलाइन के अंदर था कि झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनको दंड प्रदान किया जाएगा, लेकिन इस बार की नई गाइडलाइन के अंदर झूठी शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार के दंडिक प्रावधान नहीं है। इसमें मेरा ये कहना है कि एससी एसटी की बात तो इतनी मानी जा सकती है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत भी आ जाते हैं, इसलिए उनके साथ अगर कोई बात आती है तो कोई संवैधानिक परेशानी भी नहीं है। यद्यपि एससी एसटी एक्ट के कारण उसका दुरुपयोग भी हुआ है, लोग उससे प्रताड़ित भी हुए हैं, तो भी लोग उसके बारे में उतना आक्रोशित तो नहीं थे। लेकिन जब ओबीसी को इसमें डाला गया तो सीधे सीधे सवाल खड़ा होता है कि संविधान के अंदर सभी नागरिकों का समान रूप है, सबका अधिकार समान रूप है, समानता के आधार पर सारी व्यवस्था है, तो फिर केवल ओबीसी क्यों? ओबीसी के साथ साथ बाकी के समाज के लोगों का क्यों नहीं? इसलिए किसी के साथ भी अगर भेदभाव होता है तो शिकायत करने का अधिकारी होगा और जिसके विरुद्ध शिकायत की जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। झूठी शिकायतें अगर आती है तो झूठी शिकायतों पर भी दंडिक प्रावधान होना चाहिए, ये बात हमारी तरफ से है। एक बात मुझे बताइए, साथ ही साथ दूसरी बात जो की गई है, हम तो इसको संविधान विरोधी मानते हैं, ये जो हुआ है, जो निश्चित यूजीसी में जो हुआ है, इसमें क्योंकि संविधान के अंतर्गत नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब समान रूप से है। जब समान रूप से है तो मौलिक अधिकार का सीधे सीधे हनन है। ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस है, अनुच्छेद 14 है, 15 है, 21 है, इससे साफ साफ हनन है, तो ये संविधान विरोधी है।
दूसरा है इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात की गई, जिसको शिकायत निवारण समिति के नाम दिया गया। उसका जो अध्यक्ष होगा उस विद्यालय का प्रमुख होगा और सब मिलाकर 10 उसके मेंबर होंगे, 4 मिनिमम कोरम होगा। ये यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत दिया गया है। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि इसमें एससी एसटी का प्रतिनिधित्व होगा, ओबीसी का प्रतिनिधित्व होगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा और विकलांग का प्रतिनिधित्व होगा। 4 लोग अगर इसमें हो गए मिनिमम, तो किसी के प्रति भी कोई भी बात कह सकते हैं, उत्पीड़न की स्थिति निर्माण कर सकते हैं। हमारा ये कहना है कि जो शिकायत निवारण समिति बनेगी उसके अंतर्गत सभी वर्ग के लोगों को रखना चाहिए और जो मिनिमम कोरम है उसके लिए भी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए, ताकि वो संदेह के घेरे में ना आए कि बाकी के वर्ग के लोगों को लगे कि इसके कारण तो हमें और प्रताड़ित किया जा सकता है। इससे अधिक सबल तबका सर्वाधिक इसका शिकार हो रहा है। साथ ही साथ मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, ये जो परिसर है इसमें कोई बिरादरी नहीं है, छात्र है। छात्र स्वयं एक बिरादरी है और छात्रों में विभिन्न वर्ग के लोग हैं और एक दूसरे के मित्र भी हैं, आत्मीय संबंध भी हैं। इनके बीच में इस प्रकार का जातिगत भेदभाव पैदा करके जो नियम बनाए गए हैं, विनियम किया गया है, ये छात्रों के अंदर अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने कहा छात्रों के भीतर अलगाववाद को बढ़ाएगा। आपने एक बात और कही, सवर्ण प्रताड़ना का भी मुद्दा आपने उठाया। आपको क्या लगता है कि ऐसी भी स्थितियां हैं जहां सवर्ण भी प्रताड़ित हैं, या इस नई गाइडलाइन से सवर्णों के प्रताड़ित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं? निश्चित रूप से इस गाइडलाइन से सवर्णों को प्रताड़ित करने की संभावना तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ छात्रों के बीच में एक जो सामाजिक समरसता का स्वरूप बन रहा था, सामाजिक एकता और एकात्मता का रूप जो बन रहा था, उसको भी विखंडित किया है इसने। छात्रों में सब वर्ग के लोग, सभी बिरादरी के लोग समान रूप से काम करते हैं। छात्र एकजुट होता है, एकजुट होकर अपने हित का चिंतन करता है, उसी अनुसार पढ़ाई करता है। परिसर के अंदर छात्र एकता अपनी अलग होती है। उस छात्र एकता के अंदर सभी वर्ग और बिरादरी के लोग होते हैं। उसमें इस प्रकार का जातिगत भेदभाव पैदा करने की बात करना और उसमें फला बिरादरी को जोड़ा जाए, फला बिरादरी को न जोड़ा जाए, इस प्रकार की बात सरकारी स्तर पर करना, यूजीसी के स्तर पर करना, जो यूजीसी इंस्टीट्यूशन को हर प्रकार का प्रोन्नत करने की दृष्टि से सहयोग करता है, ये निश्चित रूप में बड़ा खतरनाक है। और इसमें यह भी है कि अगर ये जो कमेटी बन रही है कोई इस जगह नहीं बनाता है या इसके साथ किसी प्रकार का अनर्गल स्वरूप निर्माण करता है, तो उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी। मैं समझता हूं कि बहुत ही खराब स्थिति है और निश्चित रूप से इसके विरुद्ध जो आक्रोश पैदा हुआ है, मैं बात करूंगा आपसे, बड़ा स्वाभाविक है। हाँ, आपने जो आक्रोश वाली बात कही, ये एक फैक्ट है कि तमाम जगहों से विरोध हो रहे हैं। बीएचयू में विरोध हो गया, इस्तीफे हो रहे हैं, लोग घेर रहे हैं, सड़कों पर घेर रहे हैं सवर्ण समाज के जो लड़के हैं। ये आप जो आक्रोश का लेवल है, ये इस आक्रोश का लेवल के बारे में आपका क्या कहना है? कितना गंभीर मामला है? मेरा कहना है कि ये बड़ा गंभीर है और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला है। ये स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। हमारी सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रारंभ से ही इस बात पर जोर दिया है, संवैधानिक हिसाब से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अगर मैं इन चारों शब्दों को जोड़ूं तो संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उस उद्देशिका के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इस उद्देशिका को ही खंडित करने वाला ये नियम है। जो संविधान की उद्देशिका है, जिसमें हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है, और हम भारत के लोग यानी सभी
चाहे कोई किसी भी बिरादरी का होगा, चाहे किसी वर्ग का होगा, चाहे किसी संप्रदाय का होगा, लेकिन भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, भारत के नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, भारत के नागरिक को आर्थिक और सारी राजनीतिक दृष्टि से काम करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन एक एक के गरिमा को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति की गरिमा को उपेक्षित नहीं किया है, ये बताइए व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपस की बंधुता बढ़ाकर, ये प्रियम्बल की बात मैं बता रहा हूं, आपस की बंधुता बढ़ाकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को संरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। ये संविधान के उद्देश्य के अंतर्गत है। इस एक नियम के कारण छात्रों के माध्यम से संविधान के प्रियम्बल को विखंडित करने की कोशिश की गई है, प्रस्तावना को विखंडित करने की। प्रस्तावना एक तरह से संविधान का थीम है, मूल भाव है, इसी कहने का तरीका अपना भिन्न हो। जी, इसी जुड़ा एक मसला और भी है, वो जब इस्तीफा दिया उनको बरेली के डीएम ने, अविनाश सिंह ने बुलाया, वहां जाकर के एक शब्द साला पंडित पागल हो गया। अब ये सब भाषा, ये सब भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो बात की भाषा का प्रयोग किया गया ठीक नहीं है, लेकिन मैसेज खराब जाता है इससे। मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, आपने विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद बनाई है और आप बाकायदा उसकी मीटिंग्स में भी जाते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए परिषद बनाने की आवश्यकता आपको महसूस की? विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है। अच्छा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद हम इसलिए बना रहे हैं कि ब्राह्मण हमेशा पूरे समाज की एकता को ध्यान में रखते हुए काम करता रहा है। पौराणिक काल से, वेद काल से लेकर के अब तक का ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि इस पूरे समाज को जोड़ने की दृष्टि से ब्राह्मण ने हमेशा काम किया है। वही मानसिकता लोगों के अंदर विकसित हो और उस मानसिकता से प्रेरित होकर ब्राह्मण इस समय सामाजिक समरसता का धुरी बन जाए, इसलिए बनाई है, इसलिए बनाया है, समरसता के लिए बनाई है। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा कि हर बिरादरी, हर वर्ग अलग अलग बात करते हुए अपने को अलग समाज से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। सबको साथ लेके चलना। मेरा ये कहना है कि ये ब्राह्मण अपने मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो ब्राह्मण का इतिहास रहा है उसको ध्यान में रखते हुए काम करे, ताकि पूरे समाज को हम जोड़ सके, सामाजिक समरसता स्थापित करें। और ब्राह्मण का मतलब ही है व्यापकता। ब्रह्म माने व्यापक, जो व्यापकता में रमण करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। और इसे व्यापकता में पूरा समाज, पूरे समाज को साथ में जोड़ करके चल सके वो ब्राह्मण कहलाएगा। और इसे उस समय ब्राह्मण संस्कृति थी। ब्राह्मण संस्कृति के अंदर ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई थी, जो भारतीय संस्कृति का मूल वाक्य बन गया, मूल मंत्र बन गया। वसुधैव कुटुंबकम की बात ब्राह्मण ही कर सकता है, क्योंकि उसके निगाह के सामने बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है। उस व्यापक दृष्टिकोण को उसने वनस्पतियों को भी जोड़ा, अंतरिक्ष को भी जोड़ा, प्रकृति को भी जोड़ा, सबको जोड़कर कहा ये हमारे भाई हैं, सबके बीच में संतुलन स्थापित करके चलना, यही सही माने में सृष्टि को ठीक से चला सकने में सक्षम होगा। ब्राह्मण क्या पॉलिटिकली हाशिए पर हैं? उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से है नहीं, ये लगता है। मैं समझता हूं ब्राह्मण जहां भी काम कर रहा है, जिसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो ब्राह्मण के साथ में मिल करके जो देश को आगे बढ़ाने की दिशा है, वो दिशा में लगा रहा है। 1989 के बाद से यूपी में कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। ये तो होना चाहिए था। जिन पार्टियों की सरकार होती है उस सरकार के नेतृत्वकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि आपका भी नाम बहुत चला था सीएम बनने के लिए, मुझे आपका वो दौर याद है, बहुत चला था आपका। मेरा नाम भी चला था, मेरे लिए कहा भी गया था, लेकिन मैंने ही दूसरे को कहा कि नहीं, इनको बना दीजिए। किसको कहा बनाने के लिए आपने? अभी ये सब नाम क्यों लेना चाहते हैं? मैंने राजनाथ सिंह जी को कहा कि राजनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए। ये 2001 की 2000 की बात है। जी हाँ, मैंने अटल जी से, जब राम प्रकाश गुप्ता जी के बाद जब ये अटल जी उस समय भी हमें कहा गया था मुख्यमंत्री के रूप में अटल जी के लिए, अटल जी उस समय, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं राम प्रकाश जी होंगे। लेकिन उस समय तो अटल जी ने स्वयं कहा था मुझे कि तुम क्यों नहीं हो सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ, राजनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए।
ये इतना तो इसलिए मेरा ही कहना है, हाँ। ब्राह्मण परहित की दृष्टि से सोचता है, ब्राह्मण के अंदर स्वाभाविक रूप से त्याग की प्रवृत्ति कोई है। इसका अफसोस तो नहीं कि मुख्यमंत्री पर हाथ में आता हुआ ठुकरा दिया आपने? अगर अफसोस होता तो मैं कहता क्यों? मैं केवल इतना मानता हूं कि समाज की दृष्टि से, समाज को सकारात्मक स्वरूप प्रदान करने के हिसाब से मैंने जितना काम किया है, हमेशा प्रयास किया है, और उस दिशा में ही जो हमने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, यही सोचकर बढ़ाया है। हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जिनको अपने हिसाब से मैंने आगे बढ़ाने का, या उनकी प्रतिभा, उनकी कुशलता को ध्यान में रख करके एक अवसर उपलब्ध कराने में हमने सहयोग प्रदान किया है। ये मुझे प्रसन्नता है, मुझे संतुष्टि है, मुझे इस दिशा में किसी प्रकार का ये मन में पश्चाताप का भाव नहीं है। मैं क्यों नहीं, मैं तो है ही हूं, ऐसे मैं क्यों नहीं प्रश्न नहीं है। हम मैं क्यों नहीं समाज को और आगे बढ़ाने में सहयोगी बन रहा हूं, ये जरूर कभी कभी मन में बात आती है, लेकिन मेरे लिए क्यों वो चीज नहीं हुई, ये कभी मन में बात नहीं आती। आप जब एक्टिव थे, मुझे अच्छी तरह याद है, कभी ये नौबत नहीं? मैं अभी भी सक्रिय हूं। नहीं, आप जब पॉलिटिकली अभी इसलिए मत कहिए कि जब मैं वापस ले रहा हूं इस वाक्य को, वापस ले रहा हूं। आप जब उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली, आप जब मंत्री थे, जब आप अध्यक्ष थे, उस दौरान कभी ये नौबत नहीं आई कि ब्राह्मण विधायक बैठक करें? अब बैठक कर रहे हैं, बाटी चोखे पर बैठक कर रहे हैं, जरूरत है क्या इस तरह की बैठकों की? ब्राह्मण विधायक बैठे इकट्ठा हों और अपनी हितों के लिए बैठक करें? नहीं, उस समय बात आती थी कि सभी लोग साथ में बैठा कर वार्ता की जाए, अनौपचारिक मिलन होता रहे, ये जरूर था। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सभी लोग हो, अनौपचारिक मिलन में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना। पर आपने साइन तो नहीं किया होगा ना पर्ची पे, साइन करो, कौन कौन हाजिर हुआ? नहीं, ऐसा साइन किया गया बाकायदा इस बार? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन अनौपचारिक मिलन होना चाहिए। अनौपचारिक मिलन में कई चीजें अपने आप निकलती हैं, लोग बोलते हैं, करते हैं। कोई अनौपचारिक मिलन में कोई बिरादरी के लोग मिले ऐसा नहीं है, बिरादरी के लोग भी मिल सकते हैं, सभी समाज के लोग भी मिल सकते हैं, सभी वर्ग के लोग मिलते हैं। और इसीलिए अनौपचारिक मिलन अपनेपन के व्याप को और बढ़ाता है, उसमें आत्मीयता ज्यादा बढ़ती है। आप बड़े भावुक हो गए थे, आप कल्याण सिंह जी के कार्यक्रम में गए थे, बीच में किसी ने टोका आपको और आपके अंदर से वो पूरा एक भावना फूट पड़ी कि कल्याण सिंह जी के बारे में मुझे रोकोगे बोलने से? मैं प्रमुखतया इस बात का विरोधी हूं, किसी के लिए भी। जब कोई भाषण कर रहा है, समय तो उसको बता देना चाहिए, वही समय तक बात है। मान लो थोड़ा आगे बोल गया तो उसको थोड़ा पर्ची पकड़ा, ये इसके पक्ष में कदापि नहीं रहा हूं। और मैं अपने बारे में तो बिल्कुल जानता हूं। आप पर्ची संस्कृत से आते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। ये और पहले भी एक बार किसी ने मुझे, तो हमने उसको डांट दिया था। और इस समय तो मैं कल्याण सिंह जी को बोल रहा था, जितने लोग वहां बैठे थे जी, सब में, हालांकि उनके पारिवारिक जन के लोग भी थे, उनसे भी ज्यादा संबंध मेरा कल्याण सिंह से था। अब कल्याण सिंह के पुण्य दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कलराज में से बोलने के लिए खड़े और कलराज की पर्ची समाई जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। और जिसने भी किया गलत किया, ऐसे मैंने डांटा भी। आपने डांट दिया था? बकायदा लाइव चला? बिल्कुल डांटा था। आपके संबंध नेताजी से बड़े अच्छे थे, मुलायम सिंह यादव से? हाँ, मेरे संबंध तो सभी से। उनके बारे में आपकी क्या विचार है? मुलायम सिंह मित्रता को बहुत निभाते थे और अपने पक्ष लिए बड़े कट्टर थे, समाजवादी थे, समाजवाद के नाम पर काम करते थे, और जिनसे उनके संबंध थे उन संबंधों का वो निर्वहन करते थे, भले वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कोई भी हो, उसका निर्वहन करते थे। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, मैंने एक बार त्यागपत्र दे दिया था मंत्रिमंडल से। उनके पार्टी के एक विधायक ने सदन में कुछ आरोप लगा दिया था हमारे विभाग पर, मेरे ऊपर नहीं, विभाग पर। हमने त्यागपत्र दिया था। मुलायम सिंह जी ने उसको बुलाकर डांटा। अब मुझसे उन्होंने कहा, कला जी क्यों आपने इस्तीफा दिया, ये ठीक नहीं है। ये आपसे कहा? मुझसे कहा। हाँ। तो मुलायम सिंह तो इतने अधिक संबंध थे, मैं एक एक घटनाएं ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। ये किस विभाग का मामला जिसपे? ये पीडब्ल्यूडी का था, ये तो अभी सदर उस कार्रवाई में है। कैसे वक्त बदलता है। आपके दौर में आपके विभाग पर एक आरोप लगा और आपने इस्तीफा दे दिया। आज तो पीडब्ल्यूडी में इतने आरोप पे आरोप लग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, मैं तो उस समय गड्ढा मुक्त अभियान मैंने चलाया था। हाँ, गड्ढा मुक्त। हाँ, हमने सड़कों का चौड़ी करने का अभियान मैंने चलाया था।
सबसे पहले हमने रोड पॉलिसी घोषित किया था, दीनदयाल संपर्क मार्ग योजना गांव को जोड़ने के लिए मैंने बनाई थी। डामर रोड पहली बार हमारे समय बड़ी गांव में, और उस समय हमने पूरे प्रदेश भर में 3 वर्ष केवल मंत्री था मैं, 23,000 से ज्यादा हमने गांवों को जोड़ा था और 120 पुल बनवाए थे। मैं कह सकता हूं कि 3 वर्षीय शासनकाल में सर्वाधिक सड़कों का पुल का काम हुआ था। गड्ढे वाला तो मुझे अच्छी तरह ख्याल है। अभी आप नोएडा में खूब घूमते टहलते होंगे, अभी गड्ढों का क्या हाल है? छोड़िए जाने दीजिए। गड्ढे हैं ये तो मानेंगे, गड्ढे तो है ना, गए कर रहे हैं लोग। अच्छा, आप मुझे एक बात और बता दीजिए, आप बहुत ही धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति भी हैं, जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? ये क्या उचित था? बिना स्नान के लौट गए? भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग संतों का सम्मान करते हैं, हम लोगों के रग-रग में संतों का सम्मान का भाव है, और ये बात सही है कि जो चोटियां पकड़कर प्रशासन के लोगों ने उसमें बहुत गलत किया, ठीक नहीं किया। और बाकी का तो शंकराचार्य जी भी अपने ढंग से बोलते हैं, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संतों का सम्मान करना चाहिए। वीडियो आया बाकायदा, चोटी खींच करके वीडियो आया, इसीलिए मैंने कहा ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए ऐसे पुलिस वालों पर। मैंने कहा ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, और प्रशासन को, शासन को निश्चित रूप से इसको ध्यान में देना चाहिए। अभी आपको एक आखिर में आपसे सवाल मैं और ये लूंगा कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, केंद्र में रहा है, राज्य यूपी में रहा है, राजस्थान में रहा है, बहुत आपने क्या राजनीति आपके दौर, आपका जो यूपी का और राजस्थान का जो दौर रहा है, दौर आपका अभी भी है, मैं अभी बाहर आया, इतने लोग मिलने आपसे आए तो मैंने अभी भी देखा है, लेकिन क्या कुछ बदला है पहले की तुलना में? अब गिरावट आई है? देखिए, बड़ा तेजी के साथ सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। हम लोग के समान जमाने में प्रत्यक्ष रूप से मिलकर के हम सदस्य बनाया करते थे, मिलकर आपस में वार्ता के आधार पर सदस्य बनाते थे, रसीद काट करके बकायदे देते थे। तो वार्ता के माध्यम से, संवाद के माध्यम से एक अपनापन भी आता था, और अपने सैद्धांतिक प्रक्रिया को भी अपने संवाद के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को हम उसमें लाते थे। तो व्यक्ति अपने समझता था कि खलराज जी मिले थे, हमारे साथ ऐसे नेता थे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया है, टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग ज्यादा काम करना शुरू कर दिए हैं, और इसलिए टेक्नोलॉजी में जैसा प्रत्यक्ष रूप से संवाद की स्थिति है वो शायद नहीं हो पाती है। प्रत्यक्ष रूप से संवाद न होने के कारण जो आत्मीय भाव आना चाहिए वो आत्मीय भाव नहीं आ पाता है, और इसलिए कभी कभी कार्यकर्ता अनुभव करता है कि हमारी तो बात नहीं हो पा रही है, मोबाइल से हो गई बातों से मतलब वही बहुत बड़ी चीज हो गई, मिलने का सवाल ही नहीं है। तो ये एक संवादहीनता की स्थिति निर्माण हुई है, संवादहीनता के कारण परेशानी होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने वैल्यूज से, मान्यताएं थी, उसका क्षरण हुआ है, और उस क्षरण के कारण जो चीज उभरनी चाहिए प्रगति के रूप में, वो उस तरीके से नहीं हो पाती है। तीसरी चीज, कुछ ऐसे लोग भी जुड़ गए हैं जो जानते भी नहीं कि हमारा उद्देश्य क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, राजनीति में हम किस लिए आए हैं। अरे हम लोग तो राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानते थे, उसी हिसाब से काम कर रहे थे। अब उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो व्यवसाय का माध्यम बन गया है। राजनीति का व्यवसायीकरण बहुत अधिक होया है, ये केवल हमारे दल में नहीं, सब तरफ हुआ है। व्यवसायीकरण के कारण जो सिद्धांतनिष्ठ लोग थे, ऐसे लोग थोड़ा पीछे पड़ गए हैं, और ये कमी आई है। जो अपने नेतृत्व के साथ जबरदस्त संवाद होना चाहिए, संवाद में भी बहुत कमी आई है। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से संगठन को आगे बढ़ाने में प्राणपण से काम किया है, ऐसे लोगों से भी संवाद नहीं हो पाता है। जब ऐसे लोगों से संवाद नहीं हो पाता है, तो बाकी के लोग जो सिद्धांतिक आधार पर जुड़कर काम करना चाहते हैं, उनको लगता है कि ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो सकता है। तो एक थोड़ा क्षरण तो हुआ है वैल्यूज के अंदर।
और ये केवल जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, जो इस समय की आधुनिकता की स्थिति निर्माण हुई है, उसके कारण ही है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कलराज जी से हम बात कर रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि आप देखिए, ये एक फर्क होता है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। हमने कलराज जितनी भी चीजें पूछी, कोई भी चीज ऐसी से जवाब ना दिया हो। जितना जवाब देना है, कितना नहीं देना है, वो कलराज जी के ऊपर उतना दिया है। लेकिन बात जहां भी कही है, बिना किसी कहीं ना उसको कहीं काटना है, ना उसमें कुछ छुपाना है, दिल से बात कही है। और इस बात पर खास तौर पर ये आखिर में जो उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो संवाद के माध्यम थे, वो संवाद के माध्यम किस तरह से बदले हैं। ब्राह्मण वाले इशू पर के खुल के बात की है, यूजीसी के इशू पर भी खुल के बात की है, और मेरी इस बात पे काउंटर किया है कि मैं अभी भी सक्रिय हूं, और मैं तो इसकी गवाही देकर के जा रहा हूं। कलराज जी आज भी उतने ही सक्रिय, आपको बहुत शुभकामनाएं कलराज जी। और ये कलराज मिश्रा जी से हम बातचीत कर रहे थे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि चूंकि आपने विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद भी बनाई हुई है, लगातार कोई ना कोई इशू उठाते रहते हैं, अगला कोई इशू आएगा उस पर फिर से बातचीत करेंगे। धन्यवाद आपको।